तो ये आपने देखा कि किस तरीके से शातिर ठगों ने एक व्यक्ति को 56 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उस व्यक्ति को उन्होंने अपना लैपटॉप बंद नहीं करने दिया। वो गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उससे लगातार पैसे की मांग करते रहे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे ये व्यक्ति अपने सारे रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करके उन ठगों को लगातार भेज रहा था, लेकिन उन ठगों के पैसे की भूख शांत नहीं हो रही थी और वो लगातार दबाव बनाए हुए थे कि पैसा भेजो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग वैश्य जो कि एक्सपर्ट हैं मानव व्यवहार विज्ञान के, उसके अलावा विवेक रंजन राय जी जो कि एसीपी हैं साइबर क्राइम के नोएडा के। आप दोनों लोग का स्वागत है। विवेक जी, मैं आपसे जो है ये पूछना चाहता हूं कि 56 घंटे तक ये व्यक्ति अरेस्ट रहा, इसको जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं हुआ, समझ नहीं आया कि वो लोगों के जाल में फंस चुका है और वो लगातार उनके साथ जो है बातचीत करते रहे जूम कॉल के जरिए, सीबीआई का अफसर बन के, क्राइम ब्रांच का अफसर बन के। और आप देखिए कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि उसमें पुलिस का सायरन सुनाई पड़ रहा है, वॉकी टॉकी से आवाज़ आ रही है। अनुराग सर, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस रंजन सर का एक कमेंट ले लूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी बताइए। जी, देखिए, ये इस टाइप पे डिजिटल अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया है। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा इस तरह डराया धमकाया जाता है। नामी ग्रामी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और क्राइम ब्रांच का नाम लेकर इनके डराते हैं कि आपने जो पैसा आपके अकाउंट में है वो मनी लॉन्ड्रिंग से हवाला से है। तो ये बहुत ही कॉमन है। इसमें सबसे जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी ठगी होती रहेगी। इसके लिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ये जान ले कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसे व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल के द्वारा अपने कल्प्रिट को या एक्यूज को इस तरह की बातें नहीं करती, नहीं ऑनलाइन कोई पैसा ट्रांसफर करके उसके वेरिफिकेशन की बात करती है। तो सावधान रहें। अगर कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप कॉल उन्हें आता है या किसी व्यक्ति को मिलता है तो इसकी सूचना 1930 या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर या साइबर हेल्पलाइन पोर्टल पे इसकी ठीक है सूचना विवेक हो सर। सके। विवेक सर, मैं अनुराग जी के पास चलता हूँ। अनुराग सर, आपने इस खबर को देखा होगा कि कैसे एक व्यक्ति को 56 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है, उसके माइंड को पूरी तरह से वॉश कर दिया जाता है और वो व्यक्ति ये सोचने के लिए भी मतलब उसके अंदर की जो सोचने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो अपने रिश्तेदारों से पैसे मांग रहा है, अपने पिता को अलग अलग जगहों पे भेज रहा है पैसे इकट्ठा करने के लिए। आखिर ये क्या है, मतलब इसको किस तरह से, क्योंकि वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली जो है इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप अपराधी हो गए हैं। सर, आपके पास इस तरह के मरीज आते होंगे और मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मरीज तो मेरे नहीं आते हैं क्योंकि मैं अच्छा, डिजाइनर हूँ जी जी प्लीज। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन आपसे बट राय लोग जैसे जरूर एसीपी लेते साहब होंगे कह रहे सर। थे ना, हाँ जी। बिल्कुल आई एग्री कि मतलब एजुकेशन की जरूरत है, ये वो सब कुछ, राइट। बट मेरे को लगता है कि हम अपने आप को ज्यादा नहीं कोस सकते क्योंकि ये लोग बहुत शातिर होते हैं, राइट। इनकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है, राइट। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही स्कैमस्टर्स बन गए, राइट। ये बहुत मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कैसे किसी को फंसाया जाए, राइट। एक बार अगर आप उसमें शुरू हो गए तो निकलने का कोई साधन ही नहीं रहता, राइट। और इसके अलग अलग तरीके हैं, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने आप को कोसें कि यार मेरे को ध्यान देना चाहिए था, मेरे को शायद बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये चेक करना चाहिए था, वो चेक करना चाहिए था। बट आप समझे कि वो बड़ी तैयारी करके आते हैं, तभी वो 36 घंटे 48 घंटे तक एक युवक को इस तरह फंसा के रख सकते हैं। और अलग अलग तरीके से मतलब करते हैं, राइट। अगर आप मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी जी। तो ये तो हमें लगता है कि चलो डरा दिया। ये डरा कैसे दिया कि आपने अथॉरिटी यूज की कि इधर से कनेक्ट कराते हैं, इधर से लेटर ले आते हैं, इनसे बात कर देते हैं। यू आर यूजिंग अथॉरिटी एज अ प्रिंसिपल टू फ्रेम यू। एक बार आप अथॉरिटी प्रिंसिपल फंस गए तो बस उससे निकलने का कोई तरीका नहीं। बट अथॉरिटी एकमात्र तरीका नहीं है। मतलब बीच बीच में वो बंदा उसको सर भी बोलने लगा। हाँ, बोल रहा है, राइट, कि जैसे कि एकदम बोल रहा है, सही कहा आपने जी। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं आप कह रहा हूँ कुछ कह सर रहे कि वो थे। बोल रहा है, सर बोल रहा है, उनके पिता की जो क्या हालत है वो पूछ रहा है। ये भी कह रहा है कि भाई आप पहले अपने पिताजी को देखो, उनको संभालो। वो अभी ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो ये सारी बातें भी इसमें जो 56 घंटे का जो अरेस्ट है उसमें हमें सुनाई पड़ रहा है, उनकी बातों से समझ में आ रहा है।
वहीं पे स्पेसिफिसिटी काम आती है कि आप जितना स्पेसिफिक डिटेल्स लेके आओगे उतना कम शक रहता है। जैसे आपका एड्रेस बता दिया किसी ने, आपकी उम्र बता दी, आपके घर में कौन है क्या बता दिया, राइट? आपको इसमें लगने लगता आधार है कि कार्ड अरे नंबर बता दिया आपका, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या बता दी उन्होंने, तो आपको लगा कि ये तो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। आपका मकान नंबर एग्जैक्टली, बता दिया उन्होंने। इन्हीं चीजों से हम फंसते चले जाते हैं, राइट? अगर कोई आपको भी बोलने लगे कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, तो आप ये क्यों नहीं मानोगे कि कुछ ना कुछ जरूर बात है, right? आज ही मेरे को फोन आया था कि आपका डीएचएल का पैकेज वापस जा रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं कि पहली बार, आज पहली बार ही आया, कई बार आया था। एक आध बार मैं फंस भी गया था उस बात में, अच्छा। बट अब आदत पड़ गई। अगर आप जैसा यार, व्यक्ति फंस जाए तो ये वाकई बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि ये वाकई उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होती होगी। लेकिन खैर, मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ। विवेक सर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी अनुराग जी की बात हम लोग सुन रहे थे कि उनका कहना था कि इतना मेंटली वो प्रिपरेशन करते हैं पूरी टीम को, इतना मतलब सारे काम के लिए कि कब आपको क्या कहना है, कब क्या बोलना है, कब क्या दिखाना है, कब आपको सायरन की आवाज़ सुनानी है, कब आपको चिल्लाना है जिससे लगे कि टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये तो वाकई मतलब ये हैरान करने वाली बात है। अरविंद जी, आपने ठीक कहा कि ये लोग बहुत ही प्रिपरेशन करके रखते हैं ताकि लोग कन्विंस हो जाएं। जिनको ये टारगेट करते हैं उन्हें बातों के दौरान काफी इंफॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, कि उन्होंने कितनी एफडी करा रखी है, और फिर वो इस तरह का भय पैदा करते हैं। अगर उनके पास 1,50,000 रुपए की एफडी हो या कुछ हो तो वो ये नहीं कह पाते कि ये पैसा तुमने हवालात से कमाया है या शेयर ट्रेडिंग की या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की है। पहले उसकी पेइंग कैपेसिटी को रीड करते हैं और फिर उनको इस जाल में ट्रैप करते हैं। नॉर्मली जितने विवेक भी सर, आपका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जूम की वजह से थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरे हमारे दर्शक जो है आपके चेहरे को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे और आपको समझ जी, पाएंगे। अब सर ठीक लग रहा हाँ, है अब मुझे लग रहा है कि अब अच्छा आ रहा है। हाँ सर, तो जी। आपसे अच्छा, आपसे मैं, इनके हाँ जी। इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, जैसे आधार कार्ड की बात कही। आधार कार्ड या कोई ऐसी आईडी इनके पास नहीं होती। ये तो सिर्फ सिंपली ये बताते हैं कि आपके नाम के आधार कार्ड का आपके नाम का आधार कार्ड मिला है और आपका मोबाइल नंबर मिला है, तो और जो कि एक अकाउंट से लिंक्ड है। सर, ये रैंडमली कॉल करते हैं। जो ट्रैप हो गया, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में इनके आ गया, जो डर गया सीबीआई के नाम से, मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम से, या फिर ड्रग्स पेडलिंग के नाम से, अगर कोई डर जाता है तो फिर इस पे और ये दबाव बना के सारी सूचनाएं उनसे लेकर और बड़े उनको कंफर्टेबल मोड में ला देते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं। हम सब आपके जो आप चूंकि ये काम ड्रग पेडलिंग का काम आपका नहीं है, आप निर्दोष हैं, आपको एक एफआईआर मुंबई क्राइम ब्रांच या किसी इसमें करनी चाहिए, और उनको एज ए क्लाइंट वो ले लेते हैं। उन्हें डराने का काम वो खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये पार्सल आया है जो आपके नाम से कोई और भेजा है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप इसकी एक एफआईआर दर्ज कराइए। जी। मैं ऑनलाइन लिंक भेज रहा हूं, आप इस लिंक पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन भरिए। वो आपके हितैषी बन के आपसे बात करने लगते हैं। तभी व्यक्ति 56 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे आपके साथ जुड़ जाता है। विवेक सर, हमारे लगता साथ है ये हमारे साथ डॉक्टर रुचिका जुड़ी हुई हैं जो कि कई दिनों तक जो है डिजिटल अरेस्ट रही हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर रुचिका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ था। हमारे साथ दो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, एसीपी साइबर क्राइम विवेक रंजन राय जी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा डॉक्टर अनुराग जुड़े हुए हैं जो कि मानव व्यवहार को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसे आप इनके जाल में फंस गई। जी, मेरे पास कॉल आया मॉर्निंग में एक दिन कि हम ट्राई से बोल रहे हैं और आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं 22 कि उससे लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस गए हैं। और फिर ये कह के उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र किया एक सो कॉल्ड आईपीएस ऑफिसर को, और उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और केस है कि जो आपका अकाउंट है उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो इस फ़ोन नंबर से लिंक्ड अकाउंट है बैंक का, मुंबई में कोई कैनरा बैंक का अकाउंट बताया, तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जो नरेश गोयल मतलब लॉन्ड्रिंग केस में आपका इन्वॉल्वमेंट आया है। और अगर
और हमें ऑर्डर मिला है आपको अरेस्ट करने का, तो अगर आप फिजिकली आके वहाँ पर केस नहीं फाइट कर सकते हैं तो हम डिजिटल कस्टडी में रखते हैं। फिर उन्होंने करीब वही 3-4-6 दिन तक केस चलाया कोर्ट में, अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और फिर कहा कि वेरीफाई करने के लिए आपको जो अपना जो सारी डिटेल भरनी सारे है। बैंक में जितना भी मनी है जी, नहीं डिटेल क्या, आपको मतलब वो सारा कुछ ट्रांसफ़र करना है एक सरकारी आरबीआई के एक अकाउंट में। अगर वो वेरिफिकेशन होके ये हुआ कि कुछ नहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। नहीं रुचिका जी, मुझे ये बताइए कि जब इन्होंने आपसे ये कहा कि आप जो है ये सारी डिटेलिंग कीजिए और डिटेलिंग करने के बाद सारे अकाउंट को जो है सारे पैसे ट्रांसफ़र करिए, तो ये कितने दिनों में हो पाया? पहले दिन आपके साथ क्या हुआ? मतलब पहले दिन इन्होंने कॉल जोड़ के आपको अरेस्ट कर लिया कि आप डिजिटली अरेस्ट है, तो उस दौरान आप क्या करती रही? आपको तो फिर हॉस्पिटल भी जाना होता होगा, क्या करती, कैसे, मतलब क्या किया आपने? जी, एक्चुअली वो जो फर्स्ट कॉल था उसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल पर ही रहना है, तो एक अलग फ़ोन खरीदवाया, उसमें स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू मतलब स्काइप डाउनलोड करवाया, एक किसी बहुत उस पर कॉल भी बहुत, एक कोई पता नहीं कहीं बाहर का कुछ वेबसाइट था उसको देके उससे उन्होंने स्काइप डाउनलोड करवाया और फिर उससे वो कनेक्टेड थे। तो आप और ऑफिस जाती थी छुट्टी तो के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप जी माफ कीजिएगा, मैंने बीच में रोका। मैं कह रहा था कि ऑफिस जाती थी तो आप फोन लेके जाती थी, आप मतलब दिखाती रहती थी कि आप जो है उनके मतलब संपर्क में रहती थी? मैं 7 डेज़ की उन्होंने मुझे जो है छुट्टी कहा था अप्लाई करने के लिए इंस्टीट्यूट से, और ये कहा कि आप ये किसी को बताएंगे नहीं कि आप कि कोई पुलिस से बात हो रही है, क्योंकि ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सीक्रेसी, तो इसमें अगर आपने किसी को बताया तो 3 से 5 साल की उसमें जेल है, खाली बताने के लिए नेशनल सीक्रेसी का मैटर है। और तो इस वजह से बस उन्होंने तो वहाँ से तो छुट्टी के लिए उन्होंने मतलब वहाँ से मैंने फिर छुट्टी ली थी। कितने दिन की छुट्टी ली डिपार्टमेंट से। आपने डॉक्टर रुचिका? कितने दिनों की छुट्टी आपने ली? 7 दिन की? जी, तो डॉक्टर रुचिका मुझे ये बताइए कि आपके परिवार पहले में 3 दिन की। जी। अच्छा, जी जी बताइए बताइए जी प्लीज। आप कुछ कह रहे थी डॉक्टर रुचिका? नहीं, वो थोड़ा सा साउंड एको आ रहा था। नहीं, मैं आपको ये कह रहा था कि आपने कितने दिन की छुट्टी वहां से आपको सैंक्शन हुई, कितने दिन की छुट्टी मिली आपको? पहले 3 दिन की और फिर उसके बाद उसको बढ़ा के मैंने 7 दिन का किया। तो आप 7 दिन अपने घर में कैद थी, कहीं निकली नहीं, किसी से बातचीत नहीं की आपने? मेरे घर में मदर थी, बट उनको ये तो एग्जैक्टली नहीं बताना था, अगर कोई आ नहीं सकता था घर में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई मतलब आएगा तो आप ये कह दो कि आप बीमार हो, आप किसी से मिलना नहीं है, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप बैंक भेजते थे मुझे वो ट्रांसफ़र करने के लिए। तो किस क्रम में आपने? बट वहाँ पर भी ये हाँ कहा जी। हुआ था कि बोलिए बोलिए जी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी से वीडियो कॉल पर हो, बाहर जाएंगे तो व्हाट्सएप मतलब उसको फ़ोन को उल्टा करके रखना है, और कार या कहीं पर कुछ भी अगर ड्राइव कर रहे हैं तो अपने सामने रखना है कि फेस हमेशा दिखता रहना चाहिए। अच्छा ठीक है रुचिका जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और विवेक जी, आपने ये देखा कि ये भी सेम वैसा ही मामला है जैसा नोएडा में हुआ है। और नोएडा में भी अगर वो व्यक्ति ऑफिस जा रहा था, एक इम्पॉर्टेंट एक बड़ी कंपनी में काम करता था, तो अपना लैपटॉप उसने ऑन रखा था। मैं समझता हूँ कि ये पूरा हिप्नोटाइज कर देते हैं, मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं कि आप कुछ दूसरा सोच ना पाए। विवेक जी। एकदम अरविंद जी एकदम सही कह रहे हैं। फर्स्ट डे जब ये कॉल करते हैं तो आप पे इतना वो प्रेशर बना देते हैं, इतना डर पैदा कर देते हैं कि आप क्या ऑफिस का आप सारे काम छोड़कर आप उसके निगोशिएशन में लग जाते हैं। और इन द मीन टाइम घंटे 2 घंटे बाद फिर वो आपको इतना इतना आपके साथ हो जाते हैं कि मैं ही आपका हेल्प करने वाला हूं, आप गलत ट्रैप हो गए हैं, आप फंस गए हैं, आपके द्वारा ड्रग पेडलिंग नहीं की जा रही थी, आपके द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा था, और आपका हितैषी बन के फिर वो सारी चीजें करने लगते हैं। निकाल लेते और हैं। ये हाँ सारी इंफॉर्मेशन आपसे निकाल लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या काम करते हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आपको
आपको पुलिस की मदद करनी चाहिए और अपने आप को पुलिस बताते हुए सारी चीजें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम पुलिस हैं, सायरन सुनाते हैं और ऐसा सेटअप दिखाते हैं, हवालात दिखाते हैं, यूनिफॉर्म में स्काइप कॉल से वीडियो कॉल कराते हैं कि, और ये बताते हैं कि हम पुलिस वाले ही हैं, जिससे कि लोग कन्विंस हो जाएं और कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। उन्हें किसी तरह का कोई दबाव महसूस नहीं करें। अगर उनको लगेगा, अगर थोड़ा सा भी उनको लगता है कि वो किसी किसी मामले में ट्रैप हो रहे हैं, तो इसकी सूचना वो दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए वो बड़े कोजी और कंफर्टेबल पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं ठीक कि है, आप कूल रहिए आपको हम एकदम। हाँ, पीछे आप कूल रहिए, एकदम आपको कूल कूल रहिए, रखते हैं। हम हाँ। आपके साथ हैं। अनुराग जी, आपने डॉक्टर रुचिका की बात सुनी। आप देखिए 7 दिन तक इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। अब बैंक जाते थे तो वीडियो कॉल के तौर पे इनको ये दिखाना पड़ता था कि ये क्या कर रही हैं। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे डॉक्टर रुचिका की मनोस्थिति को लेके, क्या आपका रिएक्शन है? तो अरविंद जी, बहुत ही दुखद है जो आपके साथ हुआ। मतलब मैंने जैसे पहले कहा था, आप अपने आप को कोस सकते हैं कि मेरे को ध्यान देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। ये बड़े शातिर होते हैं, आगे हम ऑफकोर्स ध्यान रखेंगे। बट अरविंद जी, ये एक अजीब सा हमारे ब्रेन का तरीका है कि मतलब एक बार हम अथॉरिटी की बात मानना शुरू कर दें तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इतना छोटा भी कि अगर वो कहे अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके मुंह से निकल जाए अच्छा मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तो आप उस ट्रैप में फंस गए। अब उसके बाद वो कहेगा खड़े होके सुनो, तो आप खड़े होके सुनो। अच्छा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर मत निकलो। नहीं, ये अथॉरिटी का सिस्टम ही ऐसा। हमारा दिमाग अथॉरिटी को इसी तरह काम करता है कि एक बार आपने शुरू कर दी अथॉरिटी की बात माननी, तो आपसे बड़े बड़े काम करा सकता है कि अब छुट्टी लेके आओ, अब ये फोन को उल्टा करके रखो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। राइट, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, हमें समझना चाहिए कि जब हमें डर लगता है ना, तो जी। हमारा दिमाग बड़ा सीमित तरीके से ऑपरेट करता है, ब्रॉड नहीं होता है। तब ये सोच, अच्छा तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, तुमने अपने ब्रदर को क्यों नहीं फोन किया, तुमने अपने सन को क्यों नहीं फोन किया? ये तब होता है जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है। जब हमारा माइंड डर होता है ना, तो हम बड़े नैरोली हर चीज को देखते हैं, बाकी सब हमारे ना ब्लिंकर्स लग जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है डॉक्टर रुचिका, आप मुझे ये बताइए कि पहले दिन उन्होंने आपसे क्या करने के लिए कहा? आप मतलब आपने कैसे पैसे दिए, कितने कितने पैसे दिए, कितनी बार में आपने पैसे दिए, और किन किन अलग अलग लोगों से आपसे बात कराई गई? आपको उनके ऑफिस में क्या सुनाई पड़ता था, वो जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं और लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या होता है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। जी, तो उन्होंने एक तो वही साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर करके थे, उनसे बात कराई। फिर एक सीबीआई ऑफिसर थे, वो उनका उन्होंने भी अपना सब आईडी दिखाया, और आईडी दिखाया क्या मतलब नंबर्स बताए, आईडी नंबर्स, और अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर फर्स्ट डे उन्होंने काफ़ी देर रात तक बहुत सारा क्वेश्चनेयर भरवाया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 500 क्वेश्चंस कह रहे थे वो, अलग 500 क्वेश्चंस? अच्छा, उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे डॉक्टर साहब? किस तरह के क्वेश्चंस थे उसमें, जरा बताएंगे? आप क्या पूछ रहे थे, आपसे क्या जानना चाह रहे थे? क्वेश्चंस बहुत सारे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के थे, राइट फ्रॉम कि कैसे आप डेट ऑफ बर्थ से लेके हर चीज, जैसे जो भी कुछ कहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपसे कुछ संबंधित सारी चीजें वो खुद पूछ रहे थे? जी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि दूसरे दिन हमें सुबह कोर्ट में पेश करना है, उन्होंने कोर्ट केस चलाना है। तो वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट और ले रहे थे कि मतलब मैं उस क्राइम में इन्वॉल्व हूँ कि नहीं, इस तरीके का। तो बहुत सारा जैसे जो हम लोग मैडम के न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। जी जी जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, अरविंद जी, ऐसा करके ये लोग, वैसा क्वेश्चनर भी था उनका। अच्छा, मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं जरा सा कुछ क्वेश्चंस को समझना चाह रहा था रुचिका जी से। रुचिका जी, ये बताइए कि आपको अगले दिन जब इन्होंने कोर्ट में पेश करने की बात कही, तो क्या कोर्ट नुमा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा था, या कोई ऐसा सेटअप लग रहा था, सिर्फ ऐसे ही खाली बातें बातें हो रही थी? नहीं, उनके जो स्काइप चैट पर अलग अलग मतलब वो लोगोस से लगे हुए थे, उसमें एक कोई फोटो लगी, जो जज बने थे वो
एक फ़ोटो थी उनकी और उन्होंने अपना नाम और आईडी बताते थे और पूरा माहौल वैसा, मतलब दिखता तो नहीं था बट माहौल वैसा बना था जैसे कोर्ट की जो आवाज़ें आती थी, कोई वहाँ जो लोग जैसे बैठे रहते हैं कोर्ट में, वो पूरा माहौल मतलब वैसा ही दिखता था, मतलब सुनता था, बस देखा नहीं है वो मतलब चीज़। ऑडियो प्ले करते थे फिर वो जिस तरह से उसमें जैसे कोर्ट में होता उन्होंने था। वो मुझे तो यही लगता है कि लोग भी आते थे, अलग अलग आवाज़ें थी, कई लोग थे रात में। जैसे एक लेडी रहती थी जो कि सो कॉल्ड पुलिस वाली थी, तो वो तो लेडी की ही आवाज़ थी, तो वहाँ कम से कम 4 लोगों की अलग अलग आवाज़ें तो सुनी थी मैंने। तो उन्होंने आप पे मुकदमा चलाना शुरू कर दिया उसी में? जी, उन्होंने फर्स्ट डे मुझे या सेकंड डे सर्विलियंस के कुछ रूल्स भेजे, उसमें सीबीआई का लोगो लगा हुआ था, कुछ पेजेस भेजे। फिर दूसरे दिन और एक वो डिजिटल कस्टडी का जो भेजा, उसमें भी कुछ वो थे, स्टैम्प्स लगी थी। और एक उन्होंने रिट पिटिशन करके भेजी जिसमें स्टैम्प्स लगी थी और सिग्नेचर्स भी थे और उसमें नंबर था कि कौन सा केस चल रहा है, और वो देखने में डॉक्यूमेंट काफ़ी कुछ ओरिजिनल जैसा लगता था। तो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े होंगे। विवेक जी, आप देखिए, आप सुन रहे हैं रुचिका जी को कि मतलब नकली कोर्ट, नकली डॉक्यूमेंट, नकली वकील, सब कुछ नकली। पीछे से आवाजें आ रही हैं, ऑर्डर 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 हैं। एक आदमी पुकार रहा है कि आइए, आपको जज साहब बुला रहे हैं। हो क्या रहा है ये? क्या मतलब ये कैसे, ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है विवेक जी? यही मैं कह रहा हूँ कि जी। ये जब कॉल करते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि मैं पुलिस अफसर बना हूँ, पुलिस अफसर हूँ, और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है सीबीआई ने या फिर और किसी नामी ग्रामी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का नाम लेते हैं, और कोर्ट ने आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। इस तरह का भय पैदा करके फिर इनको अपने इसमें लेते हैं कि आप, अब हम आपकी बात, आपका पॉइंट हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तभी आदमी कॉन्फिडेंस में आ जाता है और सारे जो इनको सारी इंफॉर्मेशन फिर शेयर कर देते हैं। ये जो ये क्वेश्चनायर की मैम डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं, इन्हें क्वेश्चनायर दिया गया था, वो कुछ नहीं, वो आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और सारा पर्सनल डेटा लेने का तरीका है, जिससे कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक ट्रैप करके रखे। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि कोई क्या ऐसा अपराधी आप पकड़ पाए जो इस तरह का काम करता हो, जिसने बताया हो आपको कि हम लोग क्या करते हैं, कितने लोग उसमें होते हैं, और इसको किस तरह से हम लोग मतलब कनेक्ट करते हैं? क्योंकि ये तो बार बार बॉम्बे का बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये लोग बॉम्बे में होते होंगे, क्योंकि सब कुछ तो नकली ही है। हो सकता है नोएडा में कहीं बैठे हो सकता है गाजियाबाद में हो सकता है हरियाणा में हो सकता है झारखंड में हो। सर जी, अब तक जो हम लोगों ने ट्रैक किया है, कुछ इनके जो किंग पिन तक तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग जो आईपी यूज कर रहे हैं, चाहे स्काइप की हो चाहे व्हाट्सएप की, ये सब विदेश से आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा सेटअप ये अपना कहीं बाहर बनाए हुए हैं या फिर इंडिया में बनाए हैं, लेकिन आईपी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर का यूज कर रहे हैं ये लोग। तो सर इंडियन कौन, अकाउंट्स को हाँ इंडियन अकाउंट सर को यूज करते हैं। कौन सी कंट्री का पता चल रहा है कि कौन से देश में इन्होंने बनाया है? क्योंकि अब लगातार आप देखिए कि कुछ देश है, जैसे कोलंबिया में बहुत चर्चा हो रही थी कि वहां से बहुत सारा साइबर फ्रॉड हो रहा है। इनिशियली जो अभी हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो पता चला है कई केसेस में, वो 2-3 साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, वियतनाम, कंबोडिया एंड जी मलेशिया, इन सब कंट्रीज से जी भी जी ऐसी जी। सूचनाएं मिली हैं। हाँ, इनपुट यूपी पुलिस के पास भी है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। कुछ ये काम मिडिल ईस्ट से भी हो रहा है, वहीं की आईपी यूज हो रही है। सर इसमें एक चीज़ और मेरा सवाल था विवेक सर, कि ये जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पैसे मतलब जैसे नोएडा वाली जो पैसे ट्रांसफ़र हुए इस लड़के के, वो कोई कंपनी थी आरआर इंटरप्राइजेज के नाम से, तो क्या उसको कुछ आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग, मतलब जी, पुलिस? हाँ इस टाइप के फेक करंट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं छोटे छोटे कस्बों में, कुछ शहरों में भी खोले जा रहे हैं, जिसका अस्तित्व नहीं होता। ये फेक आईडी और फेक एड्रेसेस पे खोल लिए जाते हैं और इन्हीं पे मोटी रकम ट्रांसफर करा ली जाती है, और इस रकम को फिर ये हवाला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर मंगा लेते हैं। कई मामले अभी तक ऐसे आए हैं जिसमें कि ये यूएसडीटी की ट्रेडिंग पे भी ये पैसे का इस्तेमाल हो रहा है।
तो सर ये तो मतलब ये तो एक तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी कि ये हवाला के जरिए, मतलब इसमें हवाला का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा इसमें फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल हो रहा है सर। और मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मैक्सिमम अकाउंट हमारे इंडियंस के यूज हो रहे हैं। गांव देहात के बच्चे अपना अकाउंट अपने नाम से खोल लेते हैं, उन्हें उन्हें 10-20 हजार रुपए सिर्फ उनको किराया दे देते हैं और उस अकाउंट से इस टाइप का पैसा ट्रांजेक्शन करा देते हैं। माय गॉड। ऐसे डॉक्टर कई मामले आ गए हैं सर। हम लोग, हाँ, कई कई अरेस्टिंग हम लोगों ने की है, जिसमें कि बच्चों के अकाउंट खुलवाकर उन्हें कुछ छोटी मोटी राशि देकर और उनके अकाउंट का एक्सेस बाहर से किया जा रहा है। अच्छा विवेक सर, मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के अकाउंट, जिनके जरिए खोले गए अकाउंट, क्या उन तक आप लोग कई लोगों के पास पहुंचे होंगे, कई लोग ऐसे पकड़े गए होंगे जिन्होंने अकाउंट खुलवाए होंगे सर? जी, ये क्या है, कुछ कुछ जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं और उसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उन्हें इंस्टिगेट करते हैं कि आपको हम एक जॉब दिलाते हैं, आपको कुछ नहीं अवेलेबल कराना है, आप एक अकाउंट, अपना सेविंग अकाउंट हमें दे दीजिए और उसका ऑपरेशन हम करेंगे, आपको पर मंथ इतना पैसा हम देते रहेंगे। इस तरह लालच की देते हैं। बातें, हाँ, लालच देते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे बहुत बहुत लोग, जो बेरोजगार बच्चे जॉब सर्च करते हैं, कुछ पैसे की जरूरत उनको महसूस होती है, तो इस तरह का ट्रैप करते हैं। माय गॉड, ये वाकई ऐसे जानने कई, की बात है विवेक सर। मैं समझता हूँ कि बहुत जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कार्यक्रम देख रहा है तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको कोई कहता है कि नहीं हम आपको नौकरी दिला रहे हैं, तो बिना जांच पड़ताल के अपने पेपर उनको ना भेजें, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और कल को आप जो है पुलिस के जद में आ सकते हैं। डॉक्टर जी, साहब जी, मुझे अभी इसमें कुछ और सर बातें मैं जी बताना चाहूंगा बताएं सर, कि अभी प्लीज बताएं। कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं, ये वियतनाम, कम्बोडिया और इन कंट्रीज में, जिसमें कि यहाँ से बच्चों को जॉब दिलाने के नाम पे इन कंट्रीज में भेजा जा रहा है और उनसे कॉल सेंटर में काम करा के इस टाइप की ठगी कराई जा सर रही है। पता चला है कि उनको जिस, बंधक भी बना जिस, लिया जा रहा है वहां पे, अभी जी, कुछ जी, बंधक छूटे और हैं सर। जिसे साइबर स्लेवरी का नाम दिया गया है कि अच्छा जॉब के नाम पे छोटे बेरोजगार बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, उनसे इस टाइप के कस्टमर केयर से कॉल करा के ठगी कराई जा रही है। तो सर विवेक सर, मुझे ये बताइए कि कहाँ के लोग अभी तक आए हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं कि कहाँ के बच्चे गए हैं? क्या नोएडा साइबर क्राइम में कोई ऐसी शिकायत आई है कि कहीं के बच्चे गए हैं जहाँ पे वियतनाम या कंबोडिया, जिसको आप लोग संपर्क कर रहे हो या उनको बचाने की जी, कोशिश कर रहे हो? जी, हमारे नोएडा, गाजियाबाद के तो अभी तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ से बच्चों को भेजा गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चलिए विवेक सर, मैं आपको लकी कहूंगा कि आपके पास ऐसे प्रकरण नहीं आए। डॉक्टर साहब मुझे आपने विवेक रंजन जी की बात आप सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये तो मतलब ऐसी बात सामने आ रही है कि कोई भी सुनेगा तो अवाक रह जाएगा कि वहाँ पे बच्चों को कैद करके, उनको बंधक बना करके और उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। आप सोचिए कि कंबोडिया से, वियतनाम से, जिनको आप पकड़ ना सकें, एक लंबी प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति का पैसा अगर गाड़ी कमाई का चला गया तो वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल है सर। अनुराग सर, डॉक्टर अनुराग, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब के पास आवाज नहीं रही है। अब रुचिका जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि किस किस तरीके से पैसे आपने ट्रांसफर किए? पहली बार में आपने कितने पैसे दिए इन ठगों को? अब मैंने सब मिला के करीब 2 से 3 करोड़ के बीच में ट्रांसफ़र किया है 7-8 दिन के अंदर। और कुछ उसमें जो पीपीएफ वगैरह अपने मतलब सारी सेविंग्स थी, मदर की, पेरेंट्स की भी जो सेविंग थी, क्योंकि जो भी जितने भी अकाउंट्स थे उन सब मिला के टोटल पॉलिसीज़ वगैरह जो कुछ ब्रेक करके, हर तरीके की सेविंग ब्रेक करके, मतलब टोटल इतना अमाउंट मैंने तो मैम कैसे ट्रांसफ़र एक किया साथ है। तो ये सारी चीजें ब्रेक हो नहीं सकती 6-7 थी? दिन। इसमें तो बहुत समय लगा होगा। आप गई जी। होंगी पहली बार में आपने कितने पैसे ट्रांसफर हाँ किए जी। इनको? पहली बार में कितने पैसे ट्रांसफर किए आपने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में? एक्चुअली ये
करीब एक दिन तो मतलब अलग अलग 2-3 अकाउंट से एक में ट्रांसफ़र करके फिर इन्होंने कहा था कि तो करीब कुछ 1 करोड़ के आसपास फर्स्ट मतलब पहली ट्रांसफ़र बार में किया, आपने क्योंकि वो 1 करोड़ से इकट्ठे ज़्यादा, किए 2-3 अकाउंट्स के। पहली बार में आपने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए ट्रांसफर वो कर दिए एक्चुअली इनके खाते में। जी अलग अलग अकाउंट से इकट्ठे करके मतलब एक अकाउंट में डाल के फिर इतने ट्रांसफ़र किए। तो रुचिका जी, आपसे आपके मैनेजर ने नहीं पूछा कि ऐसा कौन सी जरूरत पड़ गई, या किसी ने नहीं पूछा? मतलब इतने पैसे एक साथ आप निकाल रहे हो तो कोई तो पूछ रहा होगा, कि नहीं पूछा किसी जी ने? हाँ जी, वो मैनेजर पूछ रहे थे पूरा टाइम, लेकिन उनको इन्होंने ये कहा था कि ये बताना है कि हमें कुछ प्रॉपर्टी लेनी है इस वजह से, और और एग्जैक्ट कॉज बताना नहीं है, क्योंकि वो एक ये भी था कि मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बताओगे तो इंसल्ट मतलब वो पता चलता है कि आपके ऊपर इस तरीके का केस चल रहा है, तो मतलब उससे इमेज भी खराब होती है। अच्छा, आपको यही बता रहे थे कि आप अपनी इमेज मत खराब करिए, पैसे देते रहिए। वो भी, और प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि वो मीडिया में बात आ जाएगी तो फिर आपको पता है कैसे होता है। मतलब इस आपको, मतलब उन्होंने एक तरीके से आपको लगातार आपके ऊपर दबाव बना के रखा था। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने देखा कि डॉक्टर रुचिका ने अलग अलग खातों से पैसे एक खाते में किए, और उसके बाद पहली बार में इन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो फ्रॉड फ्रॉड जो मतलब जो फ्रॉड लोग थे उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी। आप बताइए कि साइकोलॉजिकली इतनी बुरी तरीके से ट्रैप कर देना, मतलब ये तो अवाक करने वाली बात है सर। बिल्कुल। और ये नहीं है कि इमीडिएटली बोला होगा डॉक्टर रुचिका आपको कि अभी अभी जाके ट्रांसफर करो, राइट? उन्होंने आपके दिमाग से खेल खेल के ऐसा एक सिचुएशन बना दिया जहां आपको लगा कि 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए, राइट? और यही इसी बात की मैं दाद दे रहा हूँ कि ये भी बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, मेरे से बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जो वहां बैठे हुए हैं। ये ना सिर्फ फंसने वाले विक्टिम है, यहाँ पे फंसाने वाले भी विक्टिम है, तो क्योंकि इन डॉक्टर बच्चों को साहब, जो उन्होंने अनुराग जी फंसाया हुआ करना है, जो मतलब अब हमारे पास विकल्प क्या है? अनुराग जी मुझे बताइए कि जब, विकल्प हाँ, एक ही विकल्प है सर मेरे ख्याल से। मैं मतलब एसीपी साहब की बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ जो वो कर रहे हैं, जो हम सिस्टम्स लगा रहे हैं। मेरा एक ही विकल्प है, कोई भी अनआइडेंटिफाइड फोन या ईमेल को खोलें ही नहीं। इससे भले ही आपको कुछ नुकसान हो जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कॉल आया जो आपको नुकसान कर दिया क्योंकि आपने उठाया नहीं। बट मैं अपनी मम्मी को यही बोलता हूँ कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड फोन है, कोई अनआइडेंटिफाइड ईमेल है, उसको खोले ही नहीं, रोज राइट? क्योंकि एक रोज बार मेल आपने पे खोल दिया। जानकारी आती है। आज मैं आपको बताऊं, मैं अपने मेल की बात करता हूं कि आपका चालान हो गया है और ये आखिरी नोटिस है आपके लिए। आप विश्वास करिए, मैं खुद नहीं खोलता, मैं इतनी सारी चीज़ें जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी उसको खोलता नहीं, क्योंकि पता नहीं कहां से लिंक कहां जुड़ जाए और पता चला कि आपके पास जो कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी चले जाए। विवेक सर, आप मुझे ये मैं तो बताइए। एसीपी साहब, जी। अगर अगर एसीपी साहब मेरे घर आ जाएं कि आपने चालान नहीं पे किया, तो हम्म। मैं आपसे यही कहूंगा एसीपी साहब कि ऐसे मेल बहुत सारे आते हैं, मुझे कैसे पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत? जी, अगर आप घर आ गए हो तो लो मेरा फाइन लेके चले जाए। ये मैं अभी वो पूछता ये हूँ फ्रॉडस्टर विवेक कभी सर से, घर मैं नहीं अभी आते। पूछता हूँ। विवेक सर, आपके पास 1 मिनट आता हूँ, रुचिका जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। रुचिका जी, चले पहली बार आपने जब ट्रांसफर कर दिया तो उन्होंने क्या कहा आपसे कि नहीं अब आपके साथ क्या होगा? क्योंकि आपने पैसे तो दे दिए, फिर अब क्या बच गया? आपको तो उनको छोड़ देना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सेकेंड डे उन्होंने कहा कि हम पूरा अभी आप पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा विवरण अपना नहीं दे पाए हो सारे अकाउंट्स का, तो इस वजह से सेकेंड डे उन्होंने फिर कोर्ट में मतलब वही कोर्ट केस सो कॉल्ड चलाया, नहीं, लेकिन रुचिका जी, उनको कैसे और पता, फिर उनको कैसे पता कि एक आप, ऑर्डर। रुचिका जी, उनको कैसे ये पता कि आपने सारे विवरण नहीं दिए हैं? उनको ये इस बात की जानकारी कैसे हुई? अब वो तो मेरे से ही हुई ना, क्योंकि अच्छा, आप उन्होंने ही ने बता पूछा दिया कि सारा? आपके सारा लिस्ट बनाओ आप ओके। कहाँ पर। जी, कि वो कहाँ कहाँ कौन से अकाउंट्स हैं, आप सारा डिस्क्राइब आप करो अपना। तो आपके मन में नहीं आया कि कुछ अकाउंट छुपा लें, कुछ बचा लें? आपने ये नहीं सोचा? दिमाग ने ऐसा काम नहीं किया एकदम? एक्चुअली अगर आप मतलब गवर्नमेंट पूछती है कोई चीज़, या कोई अथॉरिटी वाला पूछ रहा है, तो आप मतलब
सही चीज़ बताओगे, क्योंकि ये भी लग रहा था अगर कोई एक छुपाया तो ऐसा ना हो कि कहीं उस वाले अकाउंट के साथ कुछ किसी ने गड़बड़ किया हो, कोई वही मनी लॉन्ड्रिंग अच्छा, वाला कुछ किया हो, आपको ये डर तो लग नहीं रहा था। बताया तो उसी अकाउंट से प्रॉब्लम ना। ओके ओके, मैं रुचिका जी, फिर आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया आपने? फिर आपने सेकेंड दिन, दूसरे दिन भी आपको इन्होंने अरेस्ट रखा? हाँ जी, वो तो 6-7 दिन तक हम लोग अलग अलग बैंक्स में, क्योंकि वो कोई किसी कोने में है कोई कहीं पर, तो 5-6 अपने अकाउंट्स बैंक्स में जाते रहे। और फिर वहाँ पर जब वो लाइक जो कुछ एफडी या जो कुछ मतलब होना होता था, वो काम हो जाता था, तो फिर वो एक अकाउंट देते थे, उसमें फिर मुझे पैसे डालने को बोलते थे। और पूरा सब कुछ वो कहते थे कि नोटरी को हमें देना है, तो इसलिए सारा जितना यूटीआर जो भी नंबर्स हैं आरटीजीएस के, जो बैंक की पासबुक एंट्री है, जो कुछ अकाउंट स्टेटमेंट है, वो सब कुछ मांगते थे। मतलब पूरी एविडेंस, जैसे वो कहते थे कि हमें कोर्ट में इकट्ठी करनी है। ओके, तो कोर्ट का नाम लेके वो सारी डिटेल्स आपकी इकट्ठी कर लेते थे। उसके बाद जब आपने पैसा भेज दिया, उसके बाद वो पैसा जो है अपने खाते में ट्रांसफर करा लेते। रुचिका जी, मुझे ये बताइए कि दूसरी बार में आपने कितना पैसा दिया इनको? जब आप सेकेंड टाइम में आपने इनको पैसा दिया तो दूसरी शिफ्ट में आपने कितना पैसा दिया? दूसरी बार में कितना पैसा गया आपने? पहली बार में तो आपने 1 करोड़ से ज्यादा दिया, दूसरी बार में आपने कितना दिया? देखिए, मुझे अलग अलग सारे दिन का तो नहीं याद है, हाँ। बट वही सब मिला के करीब 2 to 3 करोड़ के बीच में अमाउंट था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि मेरे पास किस अकाउंट में क्या है। तो जब जो एफडी मतलब या जो कुछ मतलब जो इन्फॉर्मेशन उस समय आती थी, वो मैं उसी समय बताती थी कि इतना है, तो वो बताते थे कि इसका इतना आप ट्रांसफ़र कर दो इस पर्टिकुलर अकाउंट में। अच्छा, एक साथ वो कहते थे कि इतना इसमें ट्रांसफर करना है, उसके बाद हम आपको नया अकाउंट बताएंगे, फिर उसमें आपको ट्रांसफर करना है। हाँ, वो कई बार मुझे अलग अलग काफ़ी देर जैसे बैठाए रहते थे कि मतलब कि अभी कोर्ट देगा हमें नया अकाउंट, तब हम उसमें डालेंगे। तो रुचिका जी, आपने और इस तरीके से वो आपने ये मतलब पता करने की कोशिश नहीं की कि जो अकाउंट है वो किसका है, या बैंक मैनेजर से पूछा ही नहीं आपने सोचा कि ये सरकार है और सरकार को पैसा दे रहे हैं आप? जी, बट उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि हमने प्राइवेट अकाउंट्स इसलिए दिए हैं, हम एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते थे, अलग इसलिए दिए हैं ताकि किसी को शक ना हो। जब वो सरकार है तो फिर शक होने जैसा कुछ है नहीं। विवेक सर, आपने देखा कि इन्होंने रुचिका जी से अलग अलग अकाउंट्स जो है शेयर किए, ये कहा कि चूंकि कोर्ट का मामला है इसलिए जो है आप प्राइवेट अकाउंट हम आपको दे रहे हैं कि आपको किसी को पता न चले, आपकी बदनामी ना हो। विवेक सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि व्यक्ति कितना शातिर होता है, किसी को हवा नहीं लगने देता है और आराम से आपके दिमाग के साथ खेलता रहता है। 7 दिन का डिजिटल अरेस्ट। आप सोचिए कि इनकी बूढ़ी माँ, वो उनको भी बैंक लेके गई होंगी क्योंकि उनके नाम से एफडी थी। सवाल ऐसे में ये उठता है सर कि ये जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एक तो देखिए जागरूकता तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ही है, लेकिन ये जो दिमाग से खेलने वाला कुचक्र है इनका सर, वो कैसे टूटेगा सर? सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं जागरूकता अभियान के तहत हमेशा कहता रहा हूं कि कभी भी पुलिस व्हाट्सएप कॉल करके या स्काइप कॉल के माध्यम से किसी भी क्लाइंट को या किसी भी एक्यूज्ड को ना तो डराती है, ना धमकाती है, ना अरेस्टिंग की बात कहती है। ये तो नॉर्मली, चूंकि सारे लोग अवेयर है कि पुलिस के अरेस्टिंग का तरीका क्या है, पुलिस किस टाइप से काम करती है। अगर कोई कहता है कि स्काइप के माध्यम से आप आ जाइए, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप इसका कतई यकीन न करें। कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग सबको पता है कि दिन में होती है, और कोई भी डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटली कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग हो पाए। तो ये जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, इस चीज को जानेंगे नहीं कि एक्सटॉर्शन वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं होती, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि किस तरीके से बीमार माँ के नाम पे एफडी थी और कैसे जो है लगातार जो है वो डॉक्टर रुचिका के साथ लोग बातचीत करते रहे रात को। हाँ जी सर, बताएं विवेक सर। इसमें एक सर और ये बात है, क्योंकि एक अकाउंट को जोड़ने के बाद जब हम एक साइबर फॉरेस्टर जब अपना अकाउंट नंबर देते हैं कि इसमें आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए,
तो उस अकाउंट को जोड़ने के 24 घंटे 48 घंटे के बाद ही हम उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तभी ये लोग इन द मीन टाइम इनसे क्वेश्चनर भरवाते हैं, कुछ फॉर्म्स दे देते हैं कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाते हैं कि आप बिजी रहें, अपनी बातों को किसी तीसरे से शेयर न करें। ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको बिजी रखते हैं। और जब आपको, और फिर जब बैंक से फिर उतने पैसे का ट्रांजेक्शन करा लेते हैं, जब उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर ये नया अकाउंट देते हैं, क्योंकि हर अकाउंट के ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है, इस अकाउंट पे इतना ही पैसा आ सकता है। मोस्टली सेविंग अकाउंट में मोटी रकम नहीं ट्रांसफर होती, ज्यादातर करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर हो पाती है। करंट अकाउंट का भी ये लोग लिमिट फिक्स करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी रखते हैं, और उतने जब वो राशि जब उस अकाउंट में आ जाती है तो फिर ये नया अकाउंट देते हैं। इसी में इनको समय लगता है, इसी प्रक्रिया में ये अरेस्ट कर लेते हैं ये। हाँ, अरेस्ट करके रखते हैं और उनके मन की बात कहते हैं, उन्हें कंफर्टेबल करते हैं, उनके फैमिली की बात करेंगे, फैमिली टॉक्स करेंगे और अपने आप को उनका हितैषी बताएंगे कि वो घबराए नहीं, बताए नहीं, किसी अन्य को वो अपनी बातें को शेयर न कर पाए। मैं पीसीआर से कहूँगा कुछ बाइटें भी सुनाता हूं, क्योंकि जो नोएडा में डिजिटल अरेस्ट था उससे किस तरह से बातचीत कर रहे थे, उनके पिता का हालचाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अपने पिताजी को समझाओ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ वाकई इस डिजिटल अरेस्ट की खबर को देख के। पीसीआर, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही हो तो कुछ बाइटें चलाइए, जो जिस व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया था उसके साथ ठग किस तरह से बात कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर रुचिका भी सुने, विवेक जी और अनुराग वैश्य जी को भी मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैंने यस उधर SBI से चेक के थ्रू कैश विड्रॉ किया था 1 लाख रुपए, ठीक है सर। और फिर उसी 1 लाख रुपए को मैंने यस बैंक के ATM के थ्रू अपने अकाउंट पे डिपॉजिट किया था। ओके, ठीक है सर। तो उसका पर रिसीट वगैरह नहीं मिला, क्योंकि वो आउट ऑफ रिसीट था पूरा इसका मशीन। पर मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए 1 लाख, एंड वो अमाउंट फिर 10 लाख करके मैंने भेज दिया। तो सर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, मैंने खुद से अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट किया, तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका रिसीट नहीं मिल पाया। जैसे कल मैंने रिसीट का फोटो आपको भेजा था, वो रिसीट मुझे मिल नहीं पाया, पर वो कैश मैंने अपने अकाउंट में डाला है। तो पर कहीं RBI ट्रैक करे कि इसका ओरिजिन कैश है, तो कोई दिक्कत तो उसमें नहीं होगी ना सर? नो 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 सर मैं नहा के आता हूँ सर। ऑलराइट। सर मैं लैपटॉप बंद करके रीस्टार्ट करूँ सर? ये मोर देन 24 आवर्स से सर ऑन है सर। व्हाट हैपेंड? सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप मोर देन 24 आवर्स से ऑन है सर, 25 आवर्स से। उसको बंद करके रीस्टार्ट कर देता, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता लैपटॉप, तब तक मैं फ़ोन पे कनेक्ट कर देता हूँ। First 2 go मिनट to लगेगा। take shower. When you come, go take shower, and when you come back, then we will doing something. अभी जाओ, अच्छा। शावर लेके आओ, वापस आओ, फिर देखते हैं। ओके, ठीक है सर, ओके सर। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से ये जो ठग थे उन्होंने लैपटॉप बंद करने की इजाज़त नहीं दी। विवेक सर, मैं अब आखिरी दौर में चल रहा हूँ कार्यक्रम के, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात ऐसी कौन सी है जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि भाई वो डिजिटल अरेस्ट होने से बचे? देखिए अरविंद जी, मैंने पहले भी कहा सर कि सब जितने भी डिजिटली अरेस्ट हुए हैं लोग मैच्योर हैं, वो पुलिस की वर्किंग को समझते हैं, जानते हैं कि पुलिस कैसे अरेस्टिंग करती है, रेड डालती है, फिजिकली अरेस्ट करती है। कभी कोई ऐसा प्रकरण अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें कि लोग वीडियो कॉल से या व्हाट्सएप से किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। तो सब लोग ये जान लें कि ऐसा अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो आप ये समझे निश्चित ही ये फर्जी पुलिस वाले हैं, वो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो आपसे ठगी करने वाले हैं। कोई भी पार्सल अगर आपके नाम से भेजा जा रहा है और जो कि आपने नहीं भेजा है, तो आप क्यों उसे एक्सेप्ट करते हैं? बहुत बढ़िया। यानी कोई भी फोन अगर आपके पास आता है, जी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों लेते हैं? बहुत बढ़िया। डॉक्टर, ठीक है विवेक सर, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अनुराग, आप भी एक कमेंट दीजिए, फिर रुचिका जी से मैं पूछता हूं कि वो क्या कहेंगी लोगों से, जिससे कि फिर हम इसको बाइंड अप करें। बस एक ही कमेंट है कि डिजिटल
जिस तरह से एक्सपैंड हुआ है हमारे चारों तरफ, कोई भी चीज असामान्य नहीं लगती, राइट? ऐसा लगता नहीं कि अच्छा ऐसा हो नहीं सकता डिजिटल, राइट? अरेस्ट नहीं हो सकता कि पुलिस ठीक हमसे है, डिजिटली ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर रुचिका, ये बताइए आपको कि आपको कब पता चला कि आपके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई? जब ये सारा कुछ मैं पैसे ट्रांसफ़र कर चुकी थी, उसके सेकंड डे, उसके भी फर्स्ट डे नहीं, उसके सेकंड डे मुझे थोड़ा सा, जब मैंने अपने डिपार्टमेंट फिर से जाना शुरू किया और कंप्यूटर पर चेक किया, तो एक किसी वेबसाइट पर दिखाई दिया कि सम at some other city some doctor has been duped of rupees some 20 lakhs by people by some scamsters posing as cyber frauds as CBI officers. तो वो चीज़ मैंने देखी तो हल्का सा हिंट लगा, मतलब उसका आइडिया लगा कि हो सकता है ये कुछ फेक हो। और फिर जब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके पता किया तो वहाँ पर कंफर्म हुआ। तो आप तब उस समय वो आपसे कनेक्ट थे कि नहीं कनेक्ट थे? वो तो देखिए उसमें मतलब स्काइप पर वो रहते थे, बट मतलब कॉल डिस्कनेक्टेड थी, बट वो उनका मतलब चैट तो वो तो लॉगिन तो किया ही हुआ था उन्होंने, जब तक मैंने स्काइप नहीं हटाया अपने फ़ोन से। चलिए रुचिका जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बात पूरे देश ने सुनी होगी और विवेक सर आपकी बात भी सुनी होगी और डॉक्टर अनुराग आपकी बात भी सुनी होगी। आपको एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके पास किसी तरह की भी कोई कॉल आती है तो आप पहले इस बात को समझ लें कि उस कॉल को अटेंड ना करें। अगर अटेंड कर भी लेते हैं तो इस बात को समझिए कि पुलिस आपसे इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। आपसे वीडियो कॉल के जरिए जोड़ के ना तो आपका इन्वेस्टिगेशन करती है, ना ही पैसे मांगती है, ना ही कोई ऐसा कोड चलता है जो कि रात में चले। तो आज इंडिया बोले में हमने इस खबर को इसलिए दिखाई क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें हो रही हैं, लोग ठगे जा रहे हैं। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।